इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे देवता को दिखाते हुए जो कि बुराई का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उन्हें किसी भी तरीके से इंसानों में हो रही मारा पीटी और भेदभाव को मिटाना था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि उस देवता के कई सारे जो साथी थे उन्होंने भी उसे धोखा दे दिया। ये धोखा इतना बड़ा होता है कि देवता एकदम से लाचार हो गए और हेवन में उनकी सत्ता हथियाने के लिए उनके बाकी साथियों ने उसे मार दिया। ये बात जब चारों तरफ हेवन में पता चली तो सभी चौंक जाते हैं। इनफैक्ट अब उस देवता की कुछ सिस्टर्स मौजूद थी जो इस बात पर बदला लेने वाली थी। उन्होंने सबसे पहले देवता के उन कंपेनियंस को मार दिया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। बट अब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा इंसानों पर आ रहा था जिनकी वजह से उनका भाई मारा गया। तो अब वो सारे सिस्टर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा समय लेकर आएंगे जब पृथ्वी पर इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। उन सारे सिस्टर्स के पास हेवन में मौजूद कई सारी शक्तियां मौजूद थी, इसीलिए तो कोई और देवता और डेविल्स उनसे पंगा नहीं लेते थे। अब हमें अर्लिन नाम का एक वॉरियर दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के साथ उनके पास आ चुका था। उन दोनों को किसी भी तरीके से एक ऐसा पोर्टल बंद करना था जिसे कि वो सारी देवियों ने ओपन किया है। वो इसकी मदद से इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स भेजकर। अब अगर उन पोर्टल्स को बंद नहीं किया गया तो इंसानियत खतरे में पड़ेगी। इसीलिए अर्लिन और मास्टर तुरंत ही वहां जाकर उसे बंद करने का ट्राई करते हैं। बट अब वो सबसे खतरनाक देवी सामने आ चुकी थी जो उन दोनों को चैलेंज करती है और सिर्फ इतना कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। बट अर्लिन और मास्टर बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके वो पोर्टल बंद करने का ट्राई किया। यहाँ तक कि मास्टर उस देवी को समझा रहे थे कि इससे किसका भी भला नहीं होगा। इंसानों का काम है गलतियां करना और उसको सुधारना, तो इसीलिए हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। बट वो देवी कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वो सीधा हमला करने लग जाती है अर्लिन और मास्टर के ऊपर। अर्लिन जो मास्टर का सबसे होनहार स्टूडेंट था वो तो किसी भी तरीके से उसके हमलों से बचता रहता है। बट उसका मेन गोल था उस ब्लू लाइटनिंग वाले पोर्टल को बंद करना। इसीलिए अब अर्लिन उस खतरनाक देवी का ध्यान भटकाते हुए सीधा पोर्टल के पास पहुंचा। अब जैसे ही अर्लिन पोर्टल को बंद करने के लिए जाता तभी देवी ने उसे देख लिया। वो अपनी किसी वेपन की मदद से अर्लिन पर हमला कर देती है बहुत ही तेजी से। अर्लिन बेचारा इस पूरे प्रोसेस में काफी घायल हो चुका था। उसे तो कुछ समझता ही नहीं कि वो जिंदा भी है या फिर मर गया। एक समय पर तो अर्लिन अपनी पावर यूज करते हुए किसी भी तरीके से बच तो गया था। वो वहाँ पर एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है जिससे कि देवी का वार एकदम से न्यूट्रलाइज हो गया। पर उसे क्या पता कि देवी उससे ज्यादा ताकतवर है। अर्लिन के सामने एक अजीब तरीके का स्टोन आता है जिसे लग रहा था कि इसे टच करने के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। बट ऐसा करते ही वहाँ एक बड़ा सा धमाका हुआ। थोड़े समय तक अर्लिन एकदम बेहोश रहा और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पर मौजूद था। ये पृथ्वी पर मौजूद एक छोटा सा गांव होता है जहाँ सारे बस्ती वाले एकदम चोरी चुपके रहा करते थे। अर्लिन जब वहाँ से बाहर निकल रहा था तो सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। अचानक अब आसमान भी एकदम से काला पड़ने लगा जैसे कि कोई कयामत आने वाली है। थोड़ी देर में वहाँ मून नाम की एक लड़की सामने आती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। बट पता चला कि अब उस जगह पर कई सारे ब्लैक मास्क वाले लोग पहुंच चुके थे जो उस मून नाम की लड़की को अपने साथ लेने आए थे। दरअसल ये ब्लैक मास्क वाले उसी खतरनाक गॉडेस के लोग होते हैं जो इंसानों को पकड़कर मारते थे। बट उस मून नाम की लेडी ने अपना सेक्रीफाइस दिया सारे गाँव वालों की जान बचाने के लिए। इससे ये सारे गॉडेस के लोग गाँव वालों को छोड़ देंगे। अब जैसे ही मून उनके साथ जाने लगी तभी उस जगह पर मून का भाई आ जाता है। मून का भाई किसी भी हालत में अपनी बहन को उनके साथ जाने नहीं दे सकता। वो तो अब उन सारे ब्लैक मास्क वाले लोगों से फाइट करने लगता है। बट ब्लैक मास्क वाले भी कम पावरफुल नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी काली शक्ति इकट्ठा करना स्टार्ट किया और बाद में एक साथ मर्ज कर दी। इन चीजों से वहां पर एक ऐसा बड़ा सा क्रिएचर बनता है जो कि उनकी इंटरनल ब्लैक एनर्जी से बना था। अब वही बड़ा सा क्रिएचर सभी पर हमला करने लगा। मून का भाई भी उनसे फाइट करते हुए काफी घायल हो जाता है। वो क्रिएचर तो अब चारों तरफ तबाही मचाते हुए हर एक को मारता जा रहा था। इनफैक्ट वो सब पहले से अब काफी ज्यादा गुस्सैल हो चुके थे। वो विलेजर्स सिर्फ अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। इस पूरे भागा दौड़ी के प्रोसेस में एक बच्ची नीचे गिर गई थी और वो क्रिएचर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था मारने के लिए। मून की नजर उस बच्ची के ऊपर जाती है और वो इस तरीके से उससे मरने नहीं दे सकती थी। मून तुरंत ही भागते हुए उस बच्ची को घेर लेती है और उस क्रिएचर से बचाने की कोशिश करती है। क्रिएचर तो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लग रहा होता है कि वो बच्चे के साथ साथ मून को भी मार देगा। बट उसी मोमेंट पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी कि अर्लिन की। अर्लिन ने उस क्रिएचर को अपनी पावर की मदद से एक पंच मारकर ही दूर फेंक दिया। वो तो डायरेक्टली उसके ऊपर जंप करता है हमला करने के लिए। भले ही अर्लिन का इन चीजों से कुछ रिलेशन नहीं होता बट फिर भी वो इंसानों को बचाना चाहता है और उनके हक के लिए लड़ता है।
अर्लिन ने बहुत बहादुरी से उस क्रिएचर को मार दिया, जिससे वो सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं। मून को जब पता चला कि अर्लिन ने उसकी जान बचाई है तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि अर्लिन ने एक बच्चे की और मून की जान बचाई। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर लीडर और कई सारे लोग आ जाते हैं। लीडर कह रहा था कि इस तरीके से उन पर हमला करने के कारण गॉडेस और भी ज्यादा लोगों को भेजेगी, इससे हमारा विलेज खतरे में आ सकता है। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी लीडर का एक साथी अर्लिन के बॉडी पर लगी हुई एक पेंडेंट को दिखाता है। ये पेंडेंट देखकर वो चौंक गए और तुरंत ही उसे अपने टेंपल में लेकर आए। दरअसल अर्लिन के पेंडेंट पर लगा हुआ निशान उनके गॉड को दर्शाता था, जो इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए पृथ्वी पर आते थे। तो इसीलिए अब इन चीजों के बाद लीडर समझने लगा कि अर्लिन ही उनका सेवियर है। वो सब तो अर्लिन का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर आकर उनकी मदद करने के लिए, बट अर्लिन उन्हें सच्चाई बता रहा था कि भले ही वो हेवन में पैदा हुआ है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसने अपनी इमोर्टैलिटी खो दी है। वो तो एक डेमी गॉड बन चुका है, यानी वो इंसानों की तरह मर जाएगा, पर उसकी सारी पावर्स अभी भी उसके बॉडी में मौजूद हैं। ये सारी बातें समझाने के बावजूद भी लीडर चाहता था कि अर्लिन इस जगह पर रुककर उनकी मदद करे गॉडेस से फाइट करने में। लीडर तो गॉडेस की फोटो भी दिखाते हैं, जिसे देखते ही अर्लिन समझ गया कि ये वही इविल गॉडेस है जिससे कुछ समय पहले वो हेवन में लड़ चुका है। यानी ये पूरी प्रोसेस इतना इजी नहीं होने वाला। वो गॉडेस की शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं और अब पता नहीं वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए कौन कौन सी चाल चलेगी। अर्लिन इस बात के लिए मान जाता है और उनकी मदद करता है, बट इससे पहले अर्लिन ने ये कहा कि मुझे एक वेपन लेना है। यही वेपन उस गॉडेस के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगा। उस खतरनाक वेपन का नाम स्लेयर है और वो किसी एक बहुत ही ऊंचाई वाली जगह पर पाया जाता है। हमें किसी भी हालत में उस वेपन को लेना ही होगा। अब तो यहाँ मून भी अर्लिन की बातें सुनकर उसके साथ सफर पर चलने के लिए रेडी हो जाती है। वो किसी को भी देखकर ये पता कर सकती थी कि इसके अंदर डेविल है भी कि नहीं, यानी आगे आने वाले रास्ते में मून भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती है अर्लिन की इस पूरे फाइट के अंदर। यानी कि वो सब अब एक अच्छी टीम बन चुके हैं। यहाँ पर वो इविल गॉडेस सारी चीजें देख रही थी कि किस तरीके से अर्लिन एक बहुत ही खतरनाक वेपन की तलाश में है, यानी उसे सब कुछ पता है और वो उसी हिसाब से रिएक्ट भी करेगी। फॉरेस्ट के अंदर हमें अर्लिन और मून दिखाए गए जो अपने सफर पर निकल चुके थे। मून तो रास्ते में अर्लिन से बात करने की कोशिश भी कर रही थी, पर अर्लिन ज्यादा उसे एंटरटेन नहीं करता। अब थोड़े ही देर में अर्लिन को ऐसा लगने लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही मून को रोककर चारों तरफ देखता है और पेड़ के ऊपर हमला कर देता है। उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि मून का भाई ली था। दरअसल वो अपनी बहन को इस तरीके से खतरनाक मिशन पर अकेले तो नहीं जाने दे सकता, इसीलिए वो भी साथ में आ चुका होता है। ली तो अब अपनी बहन मून के साथ ही रहेगा। अर्लिन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अब तीनों आगे बढ़ चलते हैं। काफी रात का समय होने के कारण उन्हें रुकने के लिए एक जगह चाहिए होती है। सामने की तरफ एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो वो अंदर चले गए। वहाँ पहले से ही कई सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उन तीनों को भी भूख लगी थी, तो वो पास ही वाले एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अब पता नहीं क्यों मून को शुरुआत से ही यहाँ की चीजें ठीक नहीं लग रही थी। वो सोच रही होती है कि क्या गलत है, बट उसे समझ में नहीं आता। कुछ ही मोमेंट के बाद ऊपर से एक लेडी आती है जो कि उनके पास आकर ऑर्डर लेने लगी। वो पूछती है कि आप सभी को क्या खाना है। पता नहीं वो लेडी अर्लिन के पास जाकर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी, बट अर्लिन उसे पकड़कर दूर कर देता है। उसे इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट इस मोमेंट के बाद अर्लिन को भी शक होने लगा। वो मून और उसके भाई को ये समझाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फेक हैं, यानी जब से वो आया है वो एक ही चीजें रिपीट करते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये पूरी जगह एक माया जाल है जो कि डीमंस द्वारा क्रिएट की गई है। ऐसा समझाने पर मून एकदम से कंसंट्रेट करने लगी। फिर बाद में उसके सेंसेस द्वारा पता चलता है कि सामने जो लेडी मौजूद थी उसका मुंह ही नहीं है, यानी वो सच में एक डीमन है जो इंसानों के रूप में मौजूद थी। ऐसा पता चलने पर वो डीमन अब हवा में उड़ने लगी होती है और अपने एक्स्ट्रा एनर्जी की मदद से अर्लिन पर हमला करती है। वो भी उसके हमलों से बचकर पलटवार करता ही जाता है। उस लेडी डीमन ने तो अब अपनी पावर की मदद से वहाँ बहुत सारी लकड़ियां घुमाने लगी, जिससे शायद अगर उन्हें लग जाए तो वो मारे जाएंगे। पर अर्लिन के पास अभी भी अपनी दैविक शक्तियां मौजूद थी। वो उनकी मदद से एक शील्ड तैयार करता है जिससे किसी को चोट न लगे। मून को पता था कि अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो वो अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो जब अच्छे से ध्यान देने लगी तभी उसे डीमन के बालों पर एक नीडल दिखाई देती है। उस नीडल के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ था जो इनकम्प्लीट होता है। मून को ये चीजें काफी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो अब अर्लिन को इशारा करते हुए उस डीमन का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। अर्लिन उसी प्लान के हिसाब से काम करता है और उसे अपने हमलों से बिजी रखता है। तब तक यहाँ मून ने पीछे से उसी नीडल को निकाल लिया था और उस पर लिखी हुई इनकम्प्लीट वर्ड को पूरा कर दिया। ऐसा करते ही पीछे मौजूद एक राइटर गायब हो जाता है। सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो गई थी और वो लेडी डीमन एकदम से इंसानों में कन्वर्ट हो जाती है।
बात ये थी कि उसके ऊपर लगा हुआ श्राप पूरी तरीके से अब टूट गया था। वो लेडी डीमन बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करती है उसे आजाद करने के लिए। उसने अपने बारे में बताया कि कैसे एक राइटर मरने के बाद गॉड बनना चाहता था, बट उसने मुझे बुरी तरीके से यहाँ पर कैद कर दिया और इस कर्ज के अंदर फंसा लिया था। लेकिन मून, अर्लिन और उसके साथियों ने मिलकर उसे आजाद किया, तो वो उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार है। वो लेडी तो मून का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक वेपन देती है और थोड़े ही देर में वहाँ से गायब हो जाती है। ये एक तरीके से उसके लिए गिफ्ट था, क्योंकि मून ने ही उसे आजाद कराया है। अब अर्लिन, मून और ली बिना टाइम वेस्ट किए सीधा निकल पड़ते हैं स्लेयर नाम की उस वेपन को ढूंढने के लिए। यहाँ अर्लिन और उसके सभी साथी ट्रैवल करते हुए अब उस पहाड़ की तरफ पहुंच गए थे जिसकी चोटी पर उन्हें वो वेपन मिलेगा। वो सभी जब अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें गेट दिखाई देता है। ये कोई अलग ही जगह का गेट था जिसके ठीक सामने एक डीमन खड़ा हुआ था। उस डीमन का हाइट एकदम छोटा होता है और उसने वहाँ पहुँचते ही अर्लिन और उसके दोस्तों को ये चैलेंज दे दिया कि तुम्हें किसी भी हालत में मेरे पीठ के पीछे लगी हुई तलवार को निकालना है। अगर तुम समय रहते ये नहीं कर पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। वहाँ पहले से ही कई सारे इंसानों के पत्थर बने हुए थे, यानी वो डीमन झूठ नहीं बोल रहा है। और देखते ही देखते उन सभी का ये चैलेंज शुरू हो जाता है। मून का भाई ली तो किसी भी तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था, बट उस डीमन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो तो ली को काफी डैमेज भी प्रोवाइड करता है। अब अर्लिन इस तरीके से शांत तो नहीं बैठ सकता था। उसने अपने वेपन को निकाला और सीधा उस छोटे डीमन की तरफ फायर किया। भले ही वो डीमन कितना भी तेज हो, लेकिन अर्लिन की ताकतों के सामने वो कुछ भी नहीं था। अब लगातार अपने वेपन से मारने के बाद वो डीमन थोड़ा सा बहक जाता है। फिर अर्लिन ने एक लंबी सी रोप निकाली और उसे उल्टा लटका दिया। इस वजह से उस डीमन के बॉडी पर लगी हुई वो तलवार नीचे गिर जाती है। उस तलवार को आखिरकार उन्होंने हासिल कर ही लिया था, जिससे कि उन्होंने चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है। ये पोर्टल नेक्स्ट लेवल का था, जिससे कि वो अपने स्लेयर नाम के वेपन के पास और जल्दी पहुंच जाएंगे। अर्लिन, मून और ली जैसे ही पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, तभी वो डीमन पीछे से आकर सीधा उन पर हमला करने लगा। पर ली किसी भी तरीके से उन्हें बचाने के लिए उस डीमन को पकड़ लेता है। इसी वजह से वो कर्स का शिकार हो गया। उसकी पूरी बॉडी उस डीमन के साथ पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। अर्लिन अब मून को बचाने के लिए उस पोर्टल की दूसरी तरफ आ गया था। पोर्टल बंद होने के बाद मून एकदम से उदास हो गई, क्योंकि उसका भाई बेचारा उसके आंखों के सामने मर चुका है। लेकिन अर्लिन ने उसका दिल खुश करने के लिए ये कह दिया कि अगर हम उस लेयर नाम के वेपन को ले ले तो शायद तुम्हारे भाई को वापस जिंदा कर सकते हैं। इस वजह से मून भी अब थोड़ा अच्छा फील कर रही थी और अर्लिन के साथ आगे का सफर तय करने लगी। अब एक बार फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पहले से एक लेडी डीमन थी। उस डीमन ने बताया कि तुम्हें आगे जाने के लिए ये पहेली सॉल्व करनी होगी। डीमन ने बताया कि तुम दोनों को किसी भी तरीके से उसका असली चेहरा ड्रॉ करना है, और अगर ड्रॉ नहीं हुआ तो तुम सब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। मून अर्लिन को पहले ड्रॉ नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी थी जिससे वो डीमन के असली चेहरे को पहचान सके। मून ने कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया और आखिरकार उसे वो इंसानी चेहरा मिल जाता है। वो तुरंत ही उस इंसानी चेहरे को ड्रॉ करते हुए उस डीमन को दे देती है। डीमन ने जैसे ही वो चेहरा देखा तो वो एकदम करेक्ट होता है। इससे उसका श्राप पूरी तरीके से टूट गया और वहां से जाने के लिए एक रास्ता ओपन हो जाता है। अब इस पोर्टल में अर्लिन और मून जब आगे बढ़ रहे थे तो वो पूरी क्रिस्टल की दुनिया एकदम से टूटने लगी थी। जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इस पूरे पत्थरों के तले वो दब जाएंगे। अब यहाँ अर्लिन जब उस पोर्टल की दूसरी तरफ जाता है तो वो मून को दूसरी तरफ नहीं खींच पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मून किसी रीजन की वजह से उसी दुनिया में होगी। मून ने तो यहाँ अर्लिन से खुद ही कहा कि तुम मुझे छोड़कर जाओ उस लेयर नाम के वेपन को ढूंढने के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ही हमारी ह्यूमैनिटी बच सकती है। तो अब अर्लिन मून को वहीं छोड़कर उस फाइनल लेवल तक पहुंचता है। एक बड़े से सिंहासन की तरफ जाते ही वहाँ एक खतरनाक डीमन मौजूद था। उस डीमन ने तो ये कहा कि अगर तुम्हें स्लेयर ऑफ गॉड नाम की वेपन चाहिए तो तुम्हें मुझे फाइटिंग में हराना होगा। अर्लिन के पास ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यानी अब उसकी और खतरनाक डीमन की एक बहुत ही डेडली फाइट होने वाली है। अर्लिन तो अब अपने सारे वार यूज करके उस पर हमला करते जा रहा था और डीमन को हराने की कोशिश करता है। वो हर हमलों से बचता भी है और पलटवार भी करता है। एक समय पर तो उस डीमन ने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के झटके देना स्टार्ट किया। अर्लिन को उससे काफी चोट लगती है, पर वो इस तरीके से हार तो नहीं सकता। उसने तो अब आसपास जितने भी वेपन्स थे सबका यूज करके उस पर हमला कर दिया होता है, बट डीमन ने उसे एक हाथ से ही रोक लिया। इतना ज्यादा डैमेज प्रोवाइड करने के बावजूद भी डीमन हिल नहीं रहा था। अर्लिन को शायद लगा कि वो इस खतरनाक शैतान को हरा नहीं पाएगा, पर फिर पता चलता है कि उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने सारी चीजें खोई हैं। उसके साथी भी मारे गए और कई सारे इंसान मारे जाएंगे अगर वो स्लेयर को नहीं लेगा तो। अर्लिन ने तो अब अपनी दुगनी पावर यूज करते हुए सीधा उस डीमन के ऊपर हमला कर दिया। इतनी तेजी से हमला करने पर तो अर्लिन उस खतरनाक डीमन को मार ही देता है।
उसके मरने के बाद अचानक उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो गई और कोई अनजान एनर्जी अर्लिन के उस वेपन के अंदर आ जाती है। अर्लिन के वेपन का साइज एकदम से बदलने लगा और फिर बाद में रिवील होता है कि स्लेयर ऑफ गॉड नाम के उस वेपन कभी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो एक ऐसी ताकत होती है जो किसी के अंदर चली जाती। अब ये ताकतें पूरी तरीके से अर्लिन में मौजूद थी। थोड़ी देर के लिए वहां पर मून भी आ जाती है एक पोर्टल ओपन करके। वहां पर मून का भाई ली भी पहुंच चुका था जो सही सलामत होता है। अर्लिन ने तो उन्हें बताया कि मैंने उस डीमन को मार दिया है और मुझे वो स्लेयर ऑफ गॉड वाला वेपन मिल चुका है। मून भी कह रही थी कि जब हम उस डायमंड वाली डीमन को मार रहे थे तो उसे खत्म करने के बाद उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर आ गई, यानी अब वो मनचाही जगहों पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तीनों को अब किसी भी हालत में वहां से निकलना था क्योंकि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगी। अब जैसे ही वो सब बाहर निकलते हैं तो उस जगह पर वही इविल गॉडेस थी जो शायद उन पर शुरुआत से ही नजर रख रही है। इविल गॉडेस ने उनका शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी वजह से उसका काम आसान हो गया है। उसे ये जगह पूरा डिस्ट्रॉय करनी थी बट ये काम तुम लोगों ने कर दिया। वो वहां से तुरंत ही अपने हेवन वाले रास्ते पर चली जाती है। अब मून जिसके पास टेलीपोर्टेशन एनर्जीज थी वो उसकी मदद से सीधा गॉडेस का पीछा करती है। अब तो थोड़े ही समय में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली थी उन सभी के बीच। अर्लिन, मून, ली तीनों मिलकर गॉडेस पर हमला करने लग जाते हैं, पर गॉडेस के पास तो अनलिमिटेड पावर्स थी। वो इतनी तरीके से डोमिनेट करती है कि किसी को हमला करने का मौका ही नहीं दे रही थी। बातें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अगर गॉडेस चाहे तो उनमें से किसी को मार भी सकती है। फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन सभी से मजाक कर रही है और अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रही। अर्लिन तो अब उस स्लेयर ऑफ गॉड के वेपन से हमला भी करता है बट उस गॉडेस ने मारकर उसे दूर फेंक दिया था। अर्लिन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसके बॉडी से खून भी निकल रहा होता है। अर्लिन के ऊपर अब वो गॉडेस हमला करने जा रही थी पर उसके सामने मून आ जाती है। मून ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज किया जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, बट गॉडेस की शक्तियां इतनी ज्यादा होती जा रही थी कि मून भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। मून तो अब यहाँ अर्लिन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मारी जाती है। वो इतनी ज्यादा घायल हो चुकी थी कि अब गिर ही जाती है। अर्लिन तुरंत ही मून को पकड़ता है और उसे रियलाइज हुआ कि वो मून से प्यार करने लगा था, पर अफसोस अब मून नहीं बच पाएगी। इन चीजों की वजह से अब अर्लिन के अंदर एक अजीब तरीके की एनर्जी ओपन होने लगी। ये वही गॉड वाली एनर्जी थी जिसे कि वो खो चुका था। देखते ही देखते अर्लिन की वो थर्ड आई ओपन हो जाती है और उसके अंदर कई अनलिमिटेड पावर्स आने लगी। अर्लिन अब पूरी तरीके से एक गॉड में कन्वर्ट हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में गॉडेस के पास बढ़ता है। गॉडेस जब उसके ऊपर हमला कर रही थी तो अर्लिन उससे बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है। गॉडेस को भी नहीं समझ रहा था कि ये उससे कैसे बच रहा है। फिर उसने अपनी पूरी पावर यूज की और अर्लिन पर फायर कर दिया। अर्लिन अपने स्लेयर ऑफ गॉड और अनलिमिटेड शक्तियों की मदद से उससे हमला करता है और बहुत चोट पहुंचाता है। इनफैक्ट अर्लिन ने तो गॉडेस को हरा भी दिया था, पर अचानक अगले मोमेंट में वहां गॉडेस की दूसरी सिस्टर्स आ जाती हैं। उन सभी ने एक साथ कंबाइन किया अपनी पावर्स और एक बड़े से पुतले के अंदर कन्वर्ट हो गई। इतने बड़े डीमन को देखने के बाद अर्लिन डरता नहीं बल्कि उसने अपनी थर्ड आई से एक लेजर मार दिया। ये लेजर इतना पावरफुल होता है कि उस बड़े से स्ट्रक्चर की पूरी बॉडी खत्म होने लगी। तीनों सिस्टर्स वापस से वहां पर आ जाती हैं। अब देखकर लग रहा था कि अर्लिन एकलौता डोमिनेट कर रहा है उन तीनों के ऊपर। उसने जब फाइनल हमला किया उन तीनों सिस्टर्स के ऊपर तभी उनके चारों तरफ एक कवच बन जाता है। ये कवच किसी और ने नहीं बल्कि अर्लिन के मास्टर ने ही क्रिएट किया था। अर्लिन के मास्टर उन तीनों सिस्टर्स को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी किए का सजा मिलनी चाहिए, तो वो एक मंत्र पढ़ के उन सभी को एक वेसल में कैद कर देते हैं और ये कर्ज तब तक चलता रहेगा जब तक उन सिस्टर्स की थिंकिंग चेंज नहीं हो जाती। मास्टर अर्लिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और उसे वापस गॉड बनने की शुभकामनाएं देते हैं, बट ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। अर्लिन को भी समझ चुका था कि उसे अब इंसानों की रक्षा करनी है किसी भी हालत में। वो अपनी पावर्स का यूज अच्छे कामों में लगाएगा, तो इसीलिए अब अर्लिन सीधा उस गांव की तरफ बढ़ता है जहां से मून बिलोंग करती थी। उसने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो इंसानियत पर खतरा कभी मंडराने नहीं देगा। उसका काम है इंसानों पर आने वाले खतरे को रोकना और उन्हें एकदम प्रोटेक्टेड रखना। इस तरीके से इंसानों को बहुत ही अच्छा गॉड मिल गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।